बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 हाइड्रोजन वाटर। और आज कौन सा टॉपिक करने जा रहे हैं हम? आज हम करने जा रहे हैं हैवी वाटर। हैवी वाटर। तो कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना। ठीक है भाई, हैवी वाटर क्या है? हैवी वाटर क्या है? इसमें कुछ डिटेल्स हैं, पहले वो डिटेल्स आपको बता दूं। ये मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। हैवी वाटर और ऑर्डिनरी वाटर। ऑर्डिनरी वाटर तो यही है जो कि हम पीते हैं, इस्तेमाल करते हैं, डेली लाइफ में आता है। हैवी वाटर जो है वो डेली लाइफ में उसका यूज़ नहीं होता है, ये ख़ास यूज़। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या है? H2O। इसका फॉर्मूला क्या है? D2O। यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। वजह क्या है? अच्छा, इसका अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकालें तो क्या है इसका मॉलिक्यूलर मास? हमारे पास 1 + 1 + 16, ये हो गया 18A.M.U। और इसका क्या बनेगा? इसका पता करने के लिए आपको इसको D को समझना है, जो कि पिछली वीडियोस में समझा भी चुका हूँ। ये ऑर्डिनरी हाइड्रोजन नहीं है, ये क्या है? हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है जिसको ड्यूटीरियम कहते हैं। ड्यूटीरियम। इसके पास इलेक्ट्रॉन एक है, प्रोटॉन एक है और न्यूट्रॉन भी एक है। इस वाले हाइड्रोजन को समझना है जो कि प्रोटियम या ऑर्डिनरी हाइड्रोजन कहलाता है। इसके पास इलेक्ट्रॉन एक, प्रोटॉन एक और न्यूट्रॉन कोई भी नहीं है। मास नंबर क्या है हमारे पास? मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जमा है। जितने प्रोटॉन है उतने न्यूट्रॉन को जमा कर लीजिए, मास नंबर आ जाएगा। इस ऑर्डिनरी हाइड्रोजन या प्रोटियम का मास नंबर कितना है? एक प्रोटॉन है, 1 प्लस न्यूट्रॉन कोई नहीं है, 0, तो इसका मास नंबर हुआ 1। Z = 1। इसका मास नंबर क्या है? जो कि ड्यूटीरियम है, हाइड्रोजन की दूसरा आइसोटोप है। इसका मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जमा कर लीजिए। प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एक और न्यूट्रॉन एक। कितना मास नंबर हो गया इसका? 2। इसका मास नंबर हुआ 1, इसका मास नंबर हुआ 2। इसीलिए इसको हम ऑर्डिनरी हाइड्रोजन को एक और तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं 1 1, और इसको एक और तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं 1 2। क्या बता रहा है ये 1 आपको बता रहा है इसका एटॉमिक नंबर। ये 1 आपको बता रहा है इसका एटॉमिक नंबर, यानी कि प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की तादाद। तो एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, उसमें तो चेंजेस नहीं होती। ये ऊपर वाला आपको बता रहा है मास नंबर। क्या बता रहा है? मास नंबर। कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये मास नंबर है। इसका मास नंबर 1 क्यों आ रहा है? ये वजह है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद देख लीजिए, मास नंबर 1 है इसका। इसका मास नंबर 2 क्यों आ रहा है? इसलिए क्योंकि इसकी तादाद जो है यहाँ पर 2 बन रही है। क्यों? क्योंकि एक न्यूट्रॉन इसमें मौजूद है। अब ये मास नंबर जब आपको क्लियर हो गया है, दोनों का कंपैरिजन आपने कर लिया है, हाइड्रोजन का भी और ड्यूट्रियम का भी। इसको हाइड्रोजन कहना तो सही नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन तो ये भी है, असल में हाइड्रोजन का ये भी एटम है। तो इसीलिए इस हाइड्रोजन के एटम का नाम प्रोटियम है और इस हाइड्रोजन के एटम का नाम ड्यूट्रियम है। तो मैं हाइड्रोजन नहीं कहूँगा, इसको कहूँगा प्रोटियम, और ये ड्यूटीरियम है। तो बुनियादी फ़र्क इनका मास नंबर चेक कर लीजिए। इसका मास नंबर 1, इसका मास नंबर 2। इस मास नंबर का फ़र्क कहाँ पे पड़ेगा? जब आप मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। यही H2O जब जाके लगता है कहाँ पर? ऑक्सीजन के साथ। यही H2O जब जाके लगता है, ये प्रोटियम जब जाके लगता है ऑक्सीजन के साथ, तो मास नंबर आता है। तो ये 1 1 इसका मास नंबर, क्योंकि 2 हैं यहाँ पर हाइड्रोजन के एटम, 1 + 1 और एक ऑक्सीजन का एटम है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास बना 18 AMU। यहाँ पर क्योंकि ड्यूटीरियम है और ड्यूटीरियम कितने हैं? D2, मतलब 2 ड्यूटीरियम। एक का मास नंबर क्या है? 2। दूसरे का मास नंबर क्या है? इसका भी 2। टोटल D2 का मास बना यहाँ पर 4। यहाँ पर 2 हैं प्रोटियम के, तो इनका मास नंबर जो है, इनका टोटल मास कितना बना? 2। कंपेयर कर लीजिए, यहाँ 4 बना, यहाँ 2 बना। ऑक्सीजन का कोई मसला नहीं है, ऑक्सीजन यहाँ भी 1 है, वहाँ भी 1 है, ठीक है। और यहाँ पर 4 बन गया, तो एक
मास नंबर जो है वो ऑक्सीजन का 16, तो 16 + 4 को जमा करें तो 20 AMU। यहाँ पर क्या बन गया 18 AMU। तो मॉलिक्यूलर मास का आपने फ़र्क देखा, ये ऑर्डिनरी वाटर है। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से जब हमारे पास हाइड्रोजन में प्रोटियम आ गया और वही प्रोटियम जाके ऑक्सीजन के साथ लगा और उससे पानी बना, तो उससे क्या बना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये पानी हुआ ऑर्डिनरी वाटर। दोबारा सुन लीजिए, पानी बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन तो अपनी जगह पर बरकरार है, उसमें कोई टेंशन नहीं, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन का एक आइसोटोप जो कि प्रोटियम है वो लग रहा है। इसी वजह से यहाँ पर इससे मिलने से जो पानी बन रहा है वो ऑर्डिनरी वाटर कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डिनरी हाइड्रोजन मौजूद है इस वाटर के मॉलिक्यूल में। ये हैवी वाटर क्यों बन गया? पानी वो भी है, हैवी वाटर भी, ऑर्डिनरी वाटर भी, पानी तो है, लेकिन ये हैवी वाटर क्यों बन गया? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटोप यूज हो रहा है जिसको ड्यूटेरियम कहा जाता है, D2O, जिसका मास नंबर चेंज है। तो पानी तो बनेगा, ये बात मेरी जहन नशीन कर लीजिए आप। भले आइसोटोप चेंज हो जाए लेकिन चीज़ वही बनती है, थोड़े से फ़र्क के साथ। ये नहीं होगा कि कोई नई चीज़ बन जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन का आइसोटोप प्रोटियम लगा है ऑक्सीजन के साथ, पानी बनेगा। यहाँ पर हाइड्रोजन का आइसोटोप ड्यूटेरियम लगा है ऑक्सीजन के साथ, पानी बनेगा। लेकिन दोनों पानी जो है उनमें थोड़ा सा फ़र्क होगा, पानी ज़रूर बनेगा। यानी कि अब पानी की भी किस्में हो गई इस पॉइंट ऑफ व्यू से। ये ऑर्डिनरी वाटर कहलाया और ये हैवी वाटर कहलाया। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर मैंने मॉलिक्यूलर मासेस, एटॉमिक मासेस भी जो है वो प्रोटियम और ड्यूटेरियम के अलग अलग निकाल के अलग अलग इनके मॉलिक्यूलर मासेस भी आपके सामने रख दिए हैं और उसकी वजूहात दी। अब आगे चलते हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन इस हैवी वाटर का। हैवी वाटर होता कहाँ पर है, ये अगला सवाल। कहाँ पाया जाता है? क्या किसी शॉप पे मिलता है? शॉप्स पे भी मिल जाता है, साइंटिफिक स्टोर्स वगैरह पे आप जाइए तो मिल जाएगा। इतना आसानी से नहीं मिलता है, थोड़ा महंगा है ये, ठीक है। आम पानी के मुकाबले में, आम पानी तो आपको जगह जगह मिल जाएगा, लेकिन ये हैवी वाटर जो है ये इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका काम भी थोड़ा सा हैवी है, ठीक है भाई, इसका काम भी थोड़ा सा हैवी है। अच्छा, इसमें ख़ास बात क्या है, इसके सिंबल्स मैंने आपको बता दिए कि ये होगा हैवी वाटर, इसका सिंबल क्या है, D2O, ठीक है। और इसका मॉलिक्यूलर मास क्या बनेगा, इसका मॉलिक्यूलर मास बनेगा 20 AMU। इसकी डिटेल में अभी बता चुका हूँ पीछे 20 क्यों बनेगा। तीसरी चीज़, अब इसकी तरफ आ जाते हैं। इसका नाम जो है वो, जब तक आप कंपैरिजन नहीं करेंगे ना ऑर्डिनरी वाटर को और हैवी वाटर को, तब तक कन्फ्यूजन रहेंगे। ये है हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड। ये जो बनेगा ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड बनेगा, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ये क्या है, इसका केमिकल नेम है, ऑर्डिनरी नेम नहीं है। चीज़ों में ऑर्डिनरी नेम और केमिकल नेम में भी फ़र्क रखा करें आप, ठीक है। टेबल सॉल्ट जो है ये कॉमन नेम है, टेबल सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं, टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, यानी कि खाने का नमक। ये ऑर्डिनरी नेम है, कॉमन नेम है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसका पूछूं इसका केमिकल नेम क्या है, जी ध्यान से सुने ज़रा, नोट्स में डालते रहें, नोट करते रहें, क्योंकि सवाल ही तो हमें समझ में नहीं आता। अगर टेबल सॉल्ट का वो बोले केमिकल नेम बताएं, तो फिर आप ये बताएंगे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। वो बोलता है ठीक है भाई, आपने टेबल सॉल्ट का केमिकल नेम तो बता दिया, अब इसका केमिकल फार्मूला बता दीजिए। फ़र्क देखा आपने, केमिकल फार्मूला आप बताएंगे, इसका केमिकल फार्मूला है NaCl। समझ में आ गई बात? तो ये फ़र्क है ऑर्डिनरी नेम या कॉमन नेम में और केमिकल नेम में, और ये केमिकल फार्मूला हो गया उसका, ठीक हो गया। तो यहाँ पर इसी तरह हमारे पास ये हाइड्रोजन ऑक्साइड जो है ये ऑर्डिनरी वाटर का केमिकल नेम है, और ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो है ये हमारे पास हैवी वाटर का केमिकल नेम है, और ये इसका केमिकल फार्मूला है, ये ऑर्डिनरी वाटर का केमिकल फार्मूला है। ठीक हो गई बात? आगे क्या बोला इसने, और क्या इन्फॉर्मेशन है इसके बाद, और जो है इसकी मौजूदगी कहाँ पाया जाता है, ये नेचुरली, मतलब कुदरती तौर पर भी तो कहीं ना कहीं मौजूद होगा ना भाई। अल्लाह ताला ने अगर इसको तख्लीक किया है
तो अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों पे चले जाइए। कहाँ पे चले जाइए, कहाँ पर मौजूद हैं अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें? पानी, समंदर है, दरिया है। समंदर इंसान तो नहीं बना रहा ना, नेचुरल है, कुदरती है। दरिया इंसान तो नहीं बना रहा ना, नेचुरल है, कुदरती है। झील है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो नेचुरल हैं। तो समंदर का पानी या दरिया का पानी आप ले लीजिए, वो नेचुरल है। कितना लेने, उसने कहा है कि 1 पार्ट आउट ऑफ 7000 पार्ट। अब इसका क्या मतलब हुआ, 1 पार्ट आउट ऑफ 7000 पार्ट? आसान सी बात है, जो आप पानी लेंगे उसका कुछ वज़न भी तो होगा ना। पानी हम जो है वो लीटर में भी लेते हैं, लिक्विड है, और मिलीलीटर में भी लेते हैं। लीटर में भी लेते हैं, मिलीलीटर में भी लेते हैं, किलो में भी ले सकते हैं आप। किलो में भी होता है ये 1 किलो 2 किलो, लेकिन वो थोड़ी सही बात नहीं है। लिक्विड्स के लिए एक अलग यूनिट है, लीटर या मिलीलीटर। तो उसने कहा है 1 पार्ट आउट ऑफ 7000 पार्ट, यानी कि आप 7000 लीटर अगर पानी लेंगे, नेचुरल वाटर, दरिया का ले लें या समंदर का ले लें, 7000 लीटर, तो 7000 लीटर में से 1 लीटर जो है वो क्या होगा, D2O। 7000 आप H2O लेंगे, उसमें 1 लीटर जो है वो D2O होगा। समझ में आई बात? 1 पार्ट आउट ऑफ 7000 पार्ट, इसका ये मतलब है। ठीक है भाई। और अगर आप 7000 मिलीलीटर लेंगे तो उसमें से 1 मिलीलीटर जो है वो D2O होगा, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होगा। ठीक है, ये बात भी हो गई। आगे चलते हैं, नोट करते हैं सारी की सारी चीज़ें। आपको रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से इन्फॉर्मेशन नोट करें अपने पास, अपनी वर्डिंग में लिखना सीखें। ये जनरल वर्डिंग है, मैं कहता हूँ अपनी वर्डिंग का आप यूज़ करें, एग्ज़ाम में बिल्कुल करें, कोई परेशानी की बात नहीं। इन्फॉर्मेशन दें ज़्यादा से ज़्यादा। ये साइंस है, केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी, ये साइंस है। इंग्लिश उर्दू के सब्जेक्ट नहीं है जहाँ पर आप ग्रामर का ख्याल रख रहे हैं। नहीं नहीं, कोई ग्रामर के, आसान इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप दे दें। हाँ, मैं बच्चों को ये कहता हूँ कि डेफिनेशन, लॉज, एक्सियोम्स, थ्योरम, थ्योरी, ये बड़े कैलकुलेटेड वर्ड होते हैं, इनको याद कर लिया करें एज इट इज़। जैसे केमिस्ट्री की डेफिनेशन है ना, डेफिनेशंस के साथ छेड़छाड़ ना करें, जैसी लिखी हुई है। अभी आपका कैलिबर यही है कि आप उसको एज इट इज़ याद कर लें। जहाँ एक्सप्लेनेशन है वहाँ अपनी वर्डिंग का इस्तेमाल करें। जैसे यहाँ एक्सप्लेनेशन है, अच्छा, हैवियर D2O इज 1.1 टाइम्स 1.1 टाइम हैवियर देन H2O। तो ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो है ये आम पानी से भारी पानी है। ठीक है, तो इसका कितना भारी है, ये 1.1 टाइम्स हैवियर है ये H2O से। ठीक है भाई। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं, प्रॉपर्टीज़ को भी देख लेते हैं। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी फ़िलहाल मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि उसके लिए फिर मुझे अलग ही वीडियोज़ बनानी पड़ेंगी, उसमें बहुत डिटेल है। समझ आ गई बात? सबसे पहली बात इसकी है डेंसिटी। इसकी डेंसिटी मोर है, हैवी वाटर की डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है, किससे? ऑर्डिनरी वाटर से। और कितनी है इसकी डेंसिटी? 1.104 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये पढ़ना भी आना चाहिए आपको, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूब, ये 3 लिखा हुआ है, इसको क्यूब बोलते हैं, इसी से बनता है क्यूबिक। तो हम इसको पढ़ेंगे 1.104 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि आप 1 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है वो ले लीजिए, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है वो ले लीजिए। ठीक है, और उसके अंदर कितना ग्राम होगा इसका? आप जो पानी लेंगे भाई देखें उसका कोई स्पेस भी तो होगा ना, ऐसा थोड़ी ना होता कोई स्पेस ही कवर ना करे। बात को ज़रा समझिएगा। डेंसिटी का भी क्वेश्चन आया था, डेंसिटी मैंने कई वीडियोस में क्लियर की है, लेकिन यहाँ पर आपको और भी थोड़ा सा आसान बता दूँ। या अभी फ़िलहाल याद रखिए कि डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है इसकी हैवी वाटर की आम पानी से। कितनी है? 1.104 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये डेंसिटी को भी एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा वेट करें। अच्छा, वेपर प्रेशर इसका लो है, वेपर प्रेशर इसका लो है ऑर्डिनरी वाटर से, वेपर प्रेशर इसका लो है। वेपर प्रेशर क्या है इसका? लोअर देन H2O। अभी वेपर प्रेशर क्या है, इसके लिए प्रेशर को समझ लीजिए।
वेपर को समझ लीजिए, ये भी समझा देता हूँ भाई। अब ये छोटी छोटी चीज़ें जो ना वो बेसिक्स में आती हैं। वेपर जो है हमारे पास गैस की एक किस्म है, गैस जैसी है आप इसको कह सकते हैं। वेपर किसको कहते हैं? पानी को ले लीजिए, पानी की 3 स्टेट्स हैं, क्योंकि वेपर पहले समझाना पड़ेगा, फिर आपको जो है वो हमारे जब हम पानी की बात करते हैं ना फ़ौरन हमारे जहन में लिक्विड वाटर आ जाता है। भाई सिर्फ वही नहीं है पानी, आइस जो है वो भी पानी है, और वाटर की तीनों स्टेट्स में अवेलेबल है। 3 स्टेट्स में वाटर जो है वो अवेलेबल है। सॉलिड में जो है वो ये आइस कहलाता है, और लिक्विड में जो है ये वाटर कहलाता है। आसान लफ्ज़ों में लिक्विड वाटर। और गैस की शक्ल में अगर हम इसको देखें, हालांकि वो गैस नहीं है, ये भी मैंने कई वीडियोस में क्लियर किया, इसको कहते हैं वाटर वेपर, वाटर वेपर्स। समझ में आ रही है बात? तो ये वाटर वेपर्स कैसे हैं? आइस लीजिए आप, आइस का एक पीस लीजिए, ठीक है, उसको चाहे बाहर रख दें या आप फिर इसको चूल्हे पे रख दें। ये आइस जो है ये क्या होगा, मेल्ट होगी, ये लिक्विड वाटर बन जाएगा। बर्तन में आपने आइस ली हुई है, चूल्हे पे रखा हुआ है, आइस को जो है वो आप हीट दे रहे हैं, उसके बाद ये लिक्विड वाटर बन गया। लिक्विड वाटर को और हीट दे रहे हैं तो उसके बाद क्या हुआ, ये स्टीम बन गई, ये स्टीम बन गई। स्टीम बन गई ना, भाप जिसको कहते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं, वाटर वेपर, वाटर वेपर। फिलहाल ये समझ लीजिए, इसी स्टीम को हम वाटर वेपर कहते हैं। ये स्टीम क्या वहीं पड़ी रहती है? नहीं, वहीं तो नहीं पड़ी रहती। स्टीम जो है वो वाटर वेपर्स है, और वाटर वेपर जो है वो गैस की ही एक शक्ल है। फिलहाल ये समझ लीजिए, गैस की ही एक शक्ल है। तो क्या होगा, स्टीम रुकती है कहीं? नहीं, स्टीम तो हवा में उड़ जाती है, जैसे कि गैस उड़ती है। तो ये स्टीम हवा में उड़ जाती है, और ये वाटर वेपर्स जो है हवा में उड़ जाते हैं। तो ये वाटर वेपर्स जो है, ये वाटर क्या है, स्मॉल ड्रॉपलेट्स, ड्रॉपलेट्स, पानी के छोटे छोटे कतरे हैं। इतने पानी के छोटे छोटे कतरे हैं ये, जो कि आपको नज़र नहीं आते। वेपर सिर्फ जो है वो वेपर सिर्फ पानी के नहीं बनते, वेपर्स जो है वो दूसरे लिक्विड्स के भी बन सकते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। लेकिन यहाँ वाटर वेपर में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वेपर जो है वो ड्रॉपलेट्स होते हैं असल में। आम पानी का कतरा जो है वो, आम ड्रॉप आपको अपनी आंख से नज़र आ जाएगा, लेकिन ये ड्रॉपलेट जो है ये इतने छोटे होते हैं कि ये आपको अपनी आंख से नज़र नहीं आते, और इतने लाइट हो जाते हैं। वाटर वेपर्स इतने छोटे ड्रॉपलेट होते हैं पानी के कि ये आपको अपनी आंख से नज़र नहीं आते, ठीक है। और ये इतने लाइट हो जाते हैं, इतने हल्के हो जाते हैं कि वाटर वेपर्स, छोटे छोटे पानी के कतरे हवा में उड़ने लगते हैं। तो ये हवा में उड़ रहा है पानी, या ज़मीन पर मौजूद है लिक्विड की शक्ल में, या सॉलिड की शक्ल में मौजूद है, भाई है तो पानी ही ना। इसका फॉर्मूला क्या है, H2O। इसका फॉर्मूला क्या है, H2O। इसका फॉर्मूला भी H2O है, ये मत भूलिए आप। और H2O अगर इसका फॉर्मूला है वाटर वेपर्स का, या स्टीम का, या भाप का, तो ये अब भी पानी ही है, बस पानी के इतना छोटा कतरा बन चुका है, ये ड्रॉपलेट बन चुका है कि ये रुक नहीं रहा, कि ये हवा में उड़ता फिर रहा है, जिसको हम समझ रहे हैं कि शायद ये गैस बन गया। ऐसी बात नहीं है, ये गैस नहीं है, ये अभी भी पानी की एक शक्ल है, जिनको वेपर्स कहा जाता है, क्योंकि वेपर पानी के बने हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं वाटर वेपर्स। समझ में आ गई बात? पेट्रोल आप ले आइए, वो भी थोड़ी देर बाद क्या होता है, उड़ जाता है। यही कहते हैं ना, पेट्रोल जो उड़ जाता है, तो वो उड़ नहीं जाता, बल्कि वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप उसको क्या कहेंगे? आप उसको कहेंगे कि ये पेट्रोल के वेपर्स हैं। किसके वेपर्स हैं? पेट्रोल के वेपर्स हैं ये। उसको वाटर वेपर्स नहीं कहेंगे। समझ में आ गई बात? तो ये सारी तफसील जो है आपको समझानी ज़रूरी थी। ये वेपर की बात हो गई। हमने कहा था कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो है, हैवी वाटर जो है, इसका वेपर प्रेशर जो है वो लो है, कम है उसके मुकाबले में, नॉर्मल वाटर के मुकाबले में। क्योंकि देखें वेपर्स तो इसके भी पानी है ना, ये आप इसको मत भूलिएगा कि हैवी वाटर जो है या ड्यूटेरियम ऑक्साइड है क्या, है तो पानी ना। तो ये भी आइस बनेगा, ये भी लिक्विड बनेगा, और ये भी जो है वो वेपर बनेगा। इस बात को ज़रा समझिएगा। बच्चे समझ रहे होंगे हैवी वाटर शायद कोई और ही नस्ल होगी, नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, वो पानी है, वही सारी चीज़ें, वो भी आइस बनेगा। हैवी वाटर भी ऑर्डिनरी वाटर की तरह आइस बनेगा, लिक्विड में मौजूद होगा, और वेपर भी बनाएगा। तो अब ये जो वेपर्स हैं इनकी बात हो रही है,
क्या ये किसी चीज़ पे फोर्स नहीं लगा सकते? फोर्स लगा सकते हैं। बात बड़ी तवील हो जाएगी, मैं इसीलिए इसमें जाना नहीं चाह रहा था। तो ये फोर्स लगा सकते हैं। अब ये वेपर जो फोर्स लगाते हैं, ताकत लगाते हैं अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग में, उस ताकत को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। समझ में आ गई बात? वेपर प्रेशर। फिलहाल आप इसको इतना ही रखिए। अभी वेपर प्रेशर के ऊपर कोई अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। मैंने कहा था ना 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर डिटेल्ड वीडियोस बनाएंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वेपर प्रेशर, बहरहाल ये वो प्रेशर है जो कि वेपर्स लगाते हैं अपने इर्द गिर्द। वेपर्स क्योंकि हवा में उड़ते रहते हैं, ठीक है। यही वेपर प्रेशर जो है वो ऑर्डिनरी वाटर के जो वेपर्स हैं, ऑर्डिनरी वाटर के जो वेपर्स हैं, जिनको हम नॉर्मली वाटर वेपर्स कहते हैं, यही वेपर प्रेशर वो भी लगाते हैं, जिसको हम कहते हैं हवा का दबाव। इससे बारिश का कनेक्शन बनता है कि हवा का दबाव, वेपर प्रेशर जो है वो बढ़ गया है या कम हो गया है। समझ आ गई बात? इसका बड़ा इससे गहरा ताल्लुक है। बहरहाल तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड का वेपर प्रेशर जो है वो कम होता है उसके मुकाबले में जो हमारे पास नॉर्मल ऑर्डिनरी वाटर वेपर्स होते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं और क्या क्या है इसमें। ये कुछ चीज़ें हैं बेसिक्स वाली जो कि मैं सोच रहा हूँ कि बेसिक्स में मैंने 11 वीडियोस तो बनाई हुई है ऑलरेडी, 12-13 वीडियोस बनाई हुई है, प्लेलिस्ट मौजूद है बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री की। लेकिन मुझे लगता है उसको मुझे अपडेट करके 4-5-10 वीडियोस जो हैं वो और बनानी चाहिए बेसिक्स की। वाटर वेपर है, ये मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, तो ये सारी चीज़ें मुझे बार बार हर वीडियो में बतानी पड़ती हैं। तो वो प्लेलिस्ट बनी हुई होगी तो उसमें आप देख लीजिएगा, तो आपको जो है वो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट और भी सारे पॉइंट सब समझ में आ जाएंगे उसमें। अब ये इसका लो वेपर प्रेशर, ठीक है। और उसके बाद क्या है इसका मेल्टिंग पॉइंट। देखें मेल्टिंग पॉइंट, ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट इसका जो है वो 3.81 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब ये बात आपको समझ में नहीं आई, मेल्टिंग पॉइंट कौन सा होता है? मेल्टिंग पॉइंट क्या है? टेम्परेचर है। पहली बात, मैं बार बार ये बात करता हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ ये क्या है तो बता दीजिए सर ये मार्कर है, इसका ये मत बताइए कि इससे लिखते हैं, नहीं। तो मेल्टिंग पॉइंट आपसे पूछा जाए तो क्या है इसका जवाब? टेम्परेचर है। कौन सा टेम्परेचर? वो टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई सॉलिड जो है, सॉलिड स्टार्ट्स टू मेल्ट, वो टेम्परेचर जिसके ऊपर सॉलिड मेल्ट होना शुरू करते हैं। तो आइस जो है, अगर हम H2O की बात करें तो आइस कब बनती है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। जब तक पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है वो आइस है। जैसे ही 0 से 1 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, अब ये आइस नहीं रहेगी, बल्कि ये क्या होने शुरू हो जाएगी? ये मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी। मतलब दूसरे लफ्ज़ों में इसकी कन्वर्जन शुरू हो जाएगी, क्योंकि 1 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये आइस रह नहीं सकती। 0 डिग्री सेंटीग्रेड स्पेसिफिक है आइस के लिए, 1 हो जाएगा, अब इसने पिघलना है, इसने मेल्ट होना है। तो ये टेम्परेचर जो है, यही टेम्परेचर, अब ज़रा ध्यान से बात सुनिएगा, यही 0 डिग्री टेम्परेचर इसका मेल्टिंग पॉइंट है, और यही 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये क्रॉस क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, यही इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी है जी। समझ आई बात? यही 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑर्डिनरी वाटर का, आप कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट तो सबको पता है, फ्रीजिंग पॉइंट है, वाटर जो है फ्रीज हो जाता है, आइस बन जाता है, और भाई यही इसका मेल्टिंग पॉइंट भी है। इसी टेम्परेचर के ऊपर ये मेल्ट भी तो होता है। समझ में आ रही है बात? मतलब इस पे तो नहीं होता, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा इसके ऊपर, थोड़ा सा आगे जाएगा तो ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो ये मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। अब यहाँ पर आम पानी और भारी पानी का फ़र्क शुरू हो जाता है। हैवी वाटर जो है हमारे पास, वो इस टेम्परेचर के ऊपर मेल्ट होना शुरू होता है। हैवी वाटर जो है इस पे मेल्ट होना शुरू होता है, तो भाई इसी के ऊपर फ्रीज भी तो हो जाएगा। आप फ़र्क देखिए कि आम पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज हो जाता है, बर्फ़ बन जाता है, लेकिन हैवी वाटर जो है वो 3.81 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर फ्रीज हो जाएगा, बर्फ़ बन जाएगा। समझ में आ रही बात? अच्छा, उसके बाद फिर इसका बॉइलिंग पॉइंट भी देख लीजिए। अब पानी का, मैं आम पानी का बॉइलिंग पॉइंट आपसे पूछूं तो बच्चों को भी पता होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर जो है वो बॉयल होना शुरू कर देता है। पता है ना आपको ये बात? हैवी वाटर भी क्या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है वो बॉयल होना शुरू होगा? नहीं, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो उससे ज़्यादा है, ऑर्डिनरी वाटर से इसका ज़्यादा है। कितना है इसका? 101.42 डिग्री सेंटीग्रेड, 101.42 डिग्री सेंटीग्रेड है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये देखें, ये भी एक फिजिक्स की टर्म आ गई।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैंने कहा ना काफ़ी सारी वीडियोस मुझे बनानी पड़ेंगी छोटी छोटी। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखें अगर ज़रा, ये क्या है हमारे पास, स्मॉलर देन ऑर्डिनरी वाटर, स्मॉलर देन ऑर्डिनरी वाटर। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम तो है लेकिन सर है क्या ये तो बताइए। ये रेशो है भाई, ये एक रेशो है। सर रेशो क्या होता है भाई, बेसिक्स देख लीजिए, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, उसमें रेशो को मैंने तफसील से बताया है कि रेशो क्या है। रेशो एक नंबर है, एक नंबर है, ठीक है। कौन सा नंबर है सर, नंबर की बहुत सारी किस्में होती हैं, होल नंबर है, डेसिमल नंबर है, फ्रैक्शन है। ये फ्रैक्शन है, यानी कि अपॉन वाला जो है, अपॉन वाला कहते हैं ना, अपॉन वाला, ये वाला 2/6, ये जो फ्रैक्शन आपको नज़र आ रहा है, इस शक्ल में रेशोज़ को लिखा जाता है तो एक नंबर ना। ये अलग बात है कि ये एक नंबर दो नंबर से मिलके बना है। बहरहाल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इसका कम है, किसके, ऑर्डिनरी वाटर के मुकाबले में। होता ये है कि पानी जो है, पानी सॉरी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ट्रैवल करती है तो उसकी स्पीड होती है ना। वैक्यूम किस चीज़ को कहते हैं हम, वैक्यूम, वैक्यूम मतलब स्पेस, वैक्यूम मतलब स्पेस। सनलाइट कहाँ से आ रही है, सनलाइट स्पेस से आ रही है भाई। मिटा दूँ इसको भी ज़रा समझ लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी। सनलाइट कहाँ से आ रही है, सन से आ रही है, सन से आ रही है तो भाई गुजर के आ रही है ना किसी चीज़ में। ये हमारे अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, और हमारी अर्थ के इर्द गिर्द जो है ये एयर का एक एनवलप है जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये रहा सन, यहाँ से जब सनलाइट आ रही है तो ये बीच का जो स्पेस है, इस स्पेस को क्या, ये स्पेस है ना, इसको स्पेस कहते हैं, खला जिसको उर्दू में कहते हैं। तो सनलाइट जब यहाँ से यहाँ आ रही है तो ये स्पेस से गुजर के आ रही है। स्पेस क्या है, वैक्यूम कहते हैं इसको। वैक्यूम का मतलब खाली जगह, खाली जगह। वैक्यूम मतलब खाली जगह जहाँ पर कोई भी चीज़ ना हो, ना सॉलिड, ना लिक्विड, ना गैस। अब आप कहेंगे सर ये भी खाली जगह है, नहीं भाई ये खाली जगह नहीं है, आपको खाली नज़र आ रही है, यहाँ एयर मौजूद है। ये हमारी अर्थ के इर्द गिर्द, हमारे इर्द गिर्द, लेफ्ट राइट सब जगह, कोई जगह खाली नहीं है, ठीक है। वैक्यूम नहीं है, यहाँ पर एयर मौजूद है। स्पेस में एयर नहीं है, खाली जगह, दिस इज कॉल्ड वैक्यूम। तो यहाँ पर स्पीड जो होगी लाइट की वो कुछ और होगी जब वो स्पेस में होगी, और जैसे ही एटमॉस्फेयर में इन होगी लाइट, यहाँ पर कुछ और उसकी स्पीड हो जाएगी। और हमारी अर्थ पर जो समंदर है, सी है, उसमें जब इन होगी सनलाइट तो वहाँ पर उसकी स्पीड कुछ और हो जाएगी। अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हैं, मैंने कहा ना कंपैरिजन मवाजना करना चाहते हैं इन दोनों स्पीड्स का, कि वैक्यूम में क्या स्पीड थी सनलाइट की, उसको अगर कंपेयर करना चाहते हैं एटमॉस्फेयर से, वाटर से, तो ये जो आप कंपैरिजन कर रहे हैं और उस कंपैरिजन के नतीजे में जो आपको रिजल्ट मिल रहा है उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं या रेशो कहते हैं। समझ में आ गई बात। रेशो में कंपैरिजन ही करते हैं हम दो क्वांटिटीज़ का, समझ में आ गई बात। तो ये स्पीड ऑफ लाइट जो है, दोनों लाइट्स को अगर हमें कंपेयर करना हो, मवाजना करना हो, तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर रेशो चाहिए इसका, ठीक है। और किससे हम किसको बेस बनाएंगे, वैक्यूम की के अंदर देखेंगे कि उसके अंदर स्पीड क्या है इसकी। बहरहाल अगेन सॉरी मैं फिर भी बात कर रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक भी मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका, इसके ऊपर भी वीडियो सेपरेट बनाऊंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर, ताकि तफसीली बात। लेकिन अभी आपके लिए सिर्फ इतना जानना ज़रूरी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ जस्ट अ रेशो। और ये रेशो आपको क्या बता रहा है, दो चीज़ों का कंपैरिजन बता रहा है। किन चीज़ों का कंपैरिजन बता रहा है, स्पीड ऑफ लाइट का, वैक्यूम में लाइट की स्पीड जो है वो कितनी होती है, और एयर में या वाटर में लाइट ऑफ स्पीड कितनी होती है। इन दोनों को कंपेयर करें, इनका मवाजना करें, तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। ऑर्डिनरी वाटर के अंदर भी यकीनन, ऑर्डिनरी वाटर के अंदर लाइट जब इन होगी वहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होगा, और हैवी वाटर जो है उसमें जब लाइट इन होगी तो वहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होगा, क्योंकि स्पीड में फ़र्क पड़ जाएगा। समझ में आ रही है बात आपकी, स्पीड में
फ़र्क पड़ जाएगा लाइट की। ठीक है भाई, और क्या क्या चीज़ें हैं, बस इसमें मज़ीद चीज़ें अब एक्सप्लेन नहीं करूँगा, कुछ चीज़ें अभी फ़िलहाल आप याद करें। मुझे एहसास है इस चीज़ का कि बेसिक्स को लेके बहुत सारी चीज़ें और बनानी चाहिए। अच्छा, तो इसका स्मॉलर जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये याद रखिएगा। अब उसके बाद इसका मॉलिकुलर मास भी हो गया। मॉडरेटर, इसका यूज़ देख लीजिए आप, हैवी वाटर का मॉडरेटर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है इसको। मॉडरेटर किस में? न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस में, और दूसरा एज अ ट्रेसर के तौर पर, एज अ ट्रेसर के तौर पर इन बायोलॉजिकल एंड केमिकल एनालिसिस, केमिकल एनालिसिस। जब आप लैब में रिसर्च कर रहे होते हैं बायोलॉजी से रिलेटेड, जब आप लैब में रिसर्च कर रहे होते हैं केमिकल्स से रिलेटेड, वहाँ पर ये ट्रेसर का काम देता है। अब कैसे काम देता है ये भी अभी फ़िलहाल नहीं बता सकता। मॉडरेटर के तौर पर इसका इस्तेमाल हो रहा है, क्यों इस्तेमाल हो रहा है हैवी वाटर का, ये भी अभी फ़िलहाल नहीं बता सकता। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी बड़ी बन चुकी है, इनको लेके जो है वो बाद में इंशाल्लाह मैं तफसील से वीडियोस बनाऊंगा ताकि ये भी आपकी बेसिक्स कवर हो जाए। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हैवी वाटर आज मैंने जो है वो कवर कर दिया है। अच्छा कवर नहीं हुआ, मुझे इस बात का एहसास है, मज़ा नहीं आया, मुझे खुद मज़ा नहीं आया, लेकिन मजबूरी है, 4-5 चीज़ें मुझे छोड़नी पड़ी। ठीक है, वरना ये 1.5 घंटे की वीडियो बन जाती 2 घंटे की भाई। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।